हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आपकी असिस्टेंट एजुकेटर, आज के इस सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। और आज का हमारा टॉपिक है भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। जी हाँ, अगर आपके लिए ई बुक्स और ई नोट्स की भी जरूरत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहां जाना है, क्लिक करना है, सारी चीजें सारी जानकारी के साथ आपको मिल जाएंगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। ऑलराइट, तो चैप्टर का नाम तो हमें पता है, काफी दिनों से ये चैप्टर हम पढ़ भी रहे हैं। एक एक टॉपिक आपको एक एक वीडियो के जरिए हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आज के टॉपिक का नाम क्या है? भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता। सामाजिक और धार्मिक विविधता, विविधता से क्या मतलब है? यानी कि बहुत सारे, एक तरीके से कहा जाए तो। अब यहाँ पर जब सामाजिक और धार्मिक दो शब्द जुड़े हुए हैं विविधता के पहले, यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो बस इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से भारत में सामाजिक और धार्मिक विविधता का स्वरूप हमें दिखाई देता है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखें, भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता। भाई, जनगणना के बारे में तो आप सभी को पता होगा। जनगणना हर 10 साल में होती है हमारे भारत देश में जनगणना। ठीक है, तो जनगणना में पहला पॉइंट यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनगणना में प्रत्येक 10 साल बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। हम बात किसकी कर रहे हैं? भारत में धार्मिक विविधता की, क्योंकि भारत में कई सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। इसलिए जब हर 10 साल में जनगणना होती है, यानी कि ये देखा जाता है कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, तो जब जनगणना कार्यक्रम चलता है, आपके घर में एक सरकारी व्यक्ति आता होगा अपने साथ एक रजिस्टर लिए हुए, और काफी सारे उसके पास क्वेश्चंस होते होंगे। लगभग 15 से 20 सवाल वो आपसे पूछता है, और उसमें एक सवाल ये भी शामिल होता है कि आप किस धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो जनगणना में प्रत्येक 10 साल बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है, यानी कि आपकी धार्मिक डिटेल भी आपसे पूछी जाती है। फिर जनगणना विभाग के आदमी घर घर जाकर लोगों से उनके बारे में सूचनाएं जुटाते हैं। धर्म समेत सभी बातों के बारे में लोग जो कुछ बताते हैं, ठीक वैसा ही फॉर्म में दर्ज किया जाता है। आप जो उनको बता दोगे वे वैसा ही, ठीक हूबहू वैसा ही अपने फॉर्म में लिख लेते हैं। और अगर कोई कहता है कि वह नास्तिक है, नास्तिक का मतलब तो समझते हो ना, क्या होता है भाई नास्तिक का मतलब? नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास ही नहीं रखता हो। ठीक है, सभी धर्मों के अपने अपने ईश्वर होते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में ही विश्वास ना रखता हो, यानी कि उसको किसी भी धर्म विशेष से मतलब ही नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं नास्तिक हूं या किसी धर्म को नहीं मानता, तो फॉर्म में भी इसे वैसे ही दर्ज कर दिया जाता है। आपको फिर बोला नहीं जाता या फोर्स नहीं किया जाता कि नहीं, आपको तो बताना ही पड़ेगा कि आप किस धर्म के हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं धर्म को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूं, तो उसके कॉलम में वैसा ही दर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो, इस कारण देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या और उनके अनुपात में आए किसी बदलाव के बारे में हमारे पास विश्वसनीय सूचनाएं हैं।
तो ये सवाल तो सभी के मन में उठता है कि जब धर्म संबंधी आंकड़े जारी किए जाते हैं कि भाई इतने धर्म की जनसंख्या इतनी, इतने धर्म की जनसंख्या इतनी, तो ये एग्जैक्ट आंकड़े कहाँ से निकाले? तो जब जनगणना होती है हर 10 साल में, तभी एक सवाल आपसे धर्म के बारे में पूछा जाता है, जो आप बताते हैं वैसे ही उस फॉर्म में दर्ज कर दिया जाता है। तो जब विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या जारी करी जाती है और उसमें कुछ बदलाव भी देखा जाता है कि मान लो हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या इतनी है, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या इतनी है, सिख की इतनी, बौद्ध की इतनी, जैन की इतनी, पारसी की इतनी, ईसाई की इतनी, तो कभी कभी ये आंकड़ा थोड़ा सा हमें बढ़ा हुआ या घटा हुआ दिखाई देता है। किसी धर्म विशेष को मानने वाले लोगों की संख्या किसी वर्ष हमें थोड़ी सी बढ़ी हुई भी दिखाई देती है। तो ये कैसे पता चलता है? ये जनगणना के माध्यम से ही पता चलता है कि किस धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है। ऑलराइट, क्लियर हो गई ये बात? चलिए अब देखें, नीचे दिए गए पाई चार्ट से देश के 6 प्रमुख धार्मिक समुदायों की आबादी के अनुपात का पता चलता है। ये जो साइड में आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है, इससे हमें क्या पता चल रहा है? 6 प्रमुख धार्मिक समुदायों की आबादी का अनुपात दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां पर देखें आप, यहां पर देखें हिंदू जो है 79.8 है, ये सब परसेंटेज में दिखाया गया है। मुसलमानों की संख्या 14.2 दिखाई दे रही है, ईसाइयों की संख्या 2.3% दिखाई दे रही है, सिख धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 1.7% दिखाई दे रही है, ये अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या 2% दिखाई दे रही है। अब अन्य धर्मों में कौन कौन शामिल है? इस 2% में कौन कौन शामिल है? ठीक है, तो बौद्ध धर्म 0.7%, जैन धर्म 0.4%, अन्य धर्म 0.7%। ठीक है, उसके बाद कोई धर्म नहीं, जिन्होंने अपने फॉर्म में लिखवाया है कि मैं नास्तिक हूं, उनका परसेंटेज है 0.2%। ऑलराइट, ये है जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोगों की जनसंख्या। ऑलराइट, चलिए अब आगे क्या बात कही गई है? आजादी के बाद से प्रत्येक धार्मिक समुदाय की आबादी तो काफी बड़ी है। जब से हमारा देश आजाद हुआ है सन 1947 से, तो 1947 के बाद से प्रत्येक धार्मिक समुदाय की आबादी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, पर कुल आबादी में उनका अनुपात ज्यादा नहीं बदला। यानी कि जितने रेशियो में हमें धार्मिक समुदायों में जनसंख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कुल आबादी में उनका रेशियो उतना ज्यादा हमें बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज हमें हिंदू आबादी का दिखता है 79.8%, जबकि बाकी समुदायों का हम देखें तो 79.8% के कंपैरिजन में काफी कम दिखाई देता है, काफी कम दिखाई देता है, जिसमें बौद्ध और जैन इनका तो हमें ना के बराबर ही दिखाई देता है हिंदू के कंपैरिजन में। ठीक, फिर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 1961 के बाद से हिंदू, जैन और ईसाई समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से घटा हुआ है। जितना पहले था उतना अब हमें घटा हुआ दिखाई देता है, जबकि अब आप सुनना, मुसलमान, सिख और बौद्धों का हिस्सा मामूली रूप से यानी कि थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई दिया है। ठीक, कब से? 1961 की जनसंख्या जनगणना के बाद से। फिर देखो अगली बात हमें बताई गई है कि एक आम लेकिन भ्रांत धारणा यह है कि देश की आबादी में, सुनना क्या कहा गया है, एक आम लेकिन ये भ्रांत धारणा है, मतलब ऐसी एक भ्रामिक धारणा है, ऐसा माना जाता है और माना जा रहा है कि देश की आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धार्मिक समुदाय उससे पीछे हो जाएंगे। वर्तमान में जिस तरीके से मुस्लिम संप्रदाय की जनसंख्या जितनी बढ़ रही है, उन आंकड़ों के मुताबिक, उस अनुमान के आधार पर यह देखने को मिल रहा है कि आने वाले भविष्य में मुस्लिमों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धार्मिक समुदायों की आबादी जो है उनसे कम ही दिखाई देगी। अब देखें प्रधानमंत्री ने एक समिति नियुक्त करी है, तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
उच्च स्तरीय समिति, इसे क्या कहा गया है? उस समिति का नाम है सच्चर समिति। कौन सी समिति? सच्चर समिति। इस समिति ने आकलन किया, तो इस समिति के आकलन से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम आबादी का अनुपात थोड़ा जरूर बढ़ेगा, लेकिन अगले 50 सालों में यह बढ़कर 3 से 4% ही रहेगा। ठीक है, बढ़ेगा, बहुत नहीं बढ़ेगा, 3 से 4% ही बढ़ेगा। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि एक व्यापक फलक पर विभिन्न धार्मिक समुदाय के अनुपात में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है। और यही बात प्रमुख जाति समूहों पर भी लागू होती है। जिस तरीके से धार्मिक आधार पर जनगणना करी जाती है, यानी कि जब जनगणना करी जाती है तो आपके धर्म का सवाल भी आपसे पूछा जाता है, तो यही बात जाति समूहों पर भी लागू होती है। और उसी जनगणना के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि किस जाति के लोगों की संख्या कितनी है, कितनी घटी है या कितनी बढ़ी है। ठीक, तो जाति के संबंध में अब हम बात कर रहे हैं। तो जनगणना में सिर्फ 2 विशिष्ट समूहों, जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की गिनती अलग से दर्ज की जाती है। किनकी? जब जनजाति की गणना करी, जब जनगणना करी जाती है, जाति से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो 2 विशिष्ट समूह एससी और एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की गिनती अलग से दर्ज करी जाती है इनमें। ऑलराइट, चलिए अब देखें, अब अगली बात क्या कही गई है कि इन दोनों बड़े समूहों में ऐसी सैकड़ों जातियां और आदिवासी समूह शामिल हैं। इन 2 बड़े समूहों में, यानी कि एससी और एसटी की बात हो रही है यहां पर, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात हो रही है। तो इन दोनों बड़े समूहों में ऐसी सैकड़ों जातियां और आदिवासी समूह शामिल हैं जिनके नाम सरकारी अनुसूची में दर्ज हैं। जी हाँ, और इसी के चलते इनके नाम के साथ क्या लगाया जाता है? अनुसूचित, क्योंकि ये हैं क्या? जाति और जनजाति, लेकिन सरकारी रूप से दर्ज हैं, इसीलिए इनके नाम के आगे क्या लगाया जाता है? सरकारी अनुसूची में दर्ज है, इसलिए इनके नाम के आगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लिखा होता है। ठीक है, फिर क्या है? अनुसूचित जातियों में जिन्हें आमतौर पर दलित कहा जाता है, सामान्यतया वे हिंदू जातियां आती हैं जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था। अगर धार्मिक आधार पर देखा जाए तो ये होते हिंदू ही हैं। ये जातियां चाहे एससी हो चाहे एसटी होती हिंदू ही हैं, लेकिन उन्हें सामाजिक व्यवस्था में क्या माना जाता है? अछूत माना जाता है। ठीक है, फिर इन जातियों के साथ भेदभाव किया जाता था। प्राचीन समय की ये हम बात कर रहे हैं, वर्तमान में तो हर एक व्यक्ति को हमारे देश के संविधान ने बराबर अधिकार दिए हैं। कोई भी अब किसी भी व्यक्ति को अछूत नहीं कह सकता। ठीक है, ये कानूनन अपराध माना जाएगा, लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था में ऐसा माना जाता था और कहीं कहीं अब भी ऐसा देखने को मिलता है। तो इन जातियों के साथ पहले क्या होता था? भेदभाव किया जाता था और इन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। तिरस्कार यानी कि एक घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था। और अनुसूचित जनजातियों में जिन्हें आमतौर पर आदिवासी कहा जाता है, वे समुदाय शामिल हैं। अब सुनना, अनुसूचित जनजाति में कौन शामिल होते हैं? ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स किन्हें कहा जाता है? आमतौर पर उन्हें आदिवासी भी कहा जाता है। वे समुदाय शामिल हैं जो अमूमन पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से मेलजोल नहीं रहता। इनका अधिकांश निवास स्थान पहाड़ों में होता है, जंगलों में होता है और जंगल ही इनकी आजीविका के साधन होते हैं, निवास स्थान होते हैं। खाने पीने की चीजें ये जंगलों से ही प्राप्त करते हैं और बाहरी दुनिया से इनका कोई लेना देना नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है। ऑलराइट, क्लियर? अब देखें, अब हम 2011 की जनगणना की बात एक बार फिर से करते हैं। तो 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.6% थी। क्या कहा गया है?
2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा कितना था? 16.6%। किसका? एससी का, शेड्यूल कास्ट का। और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना है? 8.6% था सन 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जनगणना में अभी तक अन्य पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं की जाती है। फिर पूरे देश में इनकी आबादी इतनी कितनी है, इस बात को लेकर कोई एक स्पष्ट अनुमान नहीं है। बस ये एक जनगणना के माध्यम से जो आंकड़ा हमें प्राप्त हुआ है वो आंकड़ा आपको यहाँ पर दिखाया गया है। फिर उसके बाद हम राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2004-5 की बात करें तो इनका अनुमान है कि इनकी आबादी करीब 41% है, यानी कि टोटल आबादी का 41% हिस्सा इनका ऐसा माना जाता है। किसके अनुसार? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2004 और 5 के अनुसार। लेकिन जब 2011 की जनगणना करी गई तो एससी का 16.6% हिस्सा पाया गया और एसटी का यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स का 8.6% हिस्सा पाया गया। अब देखो, इस प्रकार हमारे मुल्क की आबादी में यानी कि हमारे देश की आबादी में, मुल्क का अर्थ होता है देश, तो इस प्रकार देश की आबादी में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का हिस्सा लगभग 2/3 तथा हिंदुओं की आबादी का लगभग 3/4 हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से जातिगत विविधता और धार्मिक विविधता हमें देखने को मिलती है। और जहां जाति और धर्म की बात आती है वहीं तो समाज बटा हुआ दिखाई देता है। समाज किस आधार पर बटा हुआ दिखाई देता है? जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर। हम यही कहते हैं ना, धर्म के आधार पर अगर हम बात करें तो हम हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, जैन समाज, बौद्ध समाज, ईसाई समाज, सिख समाज ऐसे ही कहते हैं ना। ठीक है, तो ये जो धर्म और जाति की बात होती है उसी के आधार पर सामाजिक विभाजन होता है और उसी के आधार पर हमें हमारे देश में या किसी भी कंट्री में सामाजिक विविधता दिखाई देती है। ऑलराइट, तो बात समझ में आएगी किस तरीके से हमारे भारत देश में सामाजिक और धार्मिक विविधता दिखाई देती है, साथ ही साथ जातिगत विविधता भी दिखाई देती है। अब आप कहेंगे कि भाई राजनीति में इनका क्या रोल है? तो अभी हमने जो पहले के 2 टॉपिक पढ़े, जाति में राजनीति और राजनीति में जाति, तो क्या है? इसी से संबंधित तो है। धर्म, जाति, समाज। अब किस धर्म की, किस जाति की, किस समाज की कितनी भूमिका किस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति है, कितना समर्पण किस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति है। ठीक है, वोट बैंक की राजनीति के बारे में हमने पढ़ा, जातिगत राजनीति के बारे में पढ़ा कि जिस जाति के लोगों की संख्या ज्यादा होती है वहां पर यह देखा जाता है, यानी कि सबसे पहले यह देखा जाता है कि किस स्थान विशेष में, किस चुनाव क्षेत्र विशेष में किस जाति के लोगों की संख्या कितनी है, उसी आधार पर उस चुनाव क्षेत्र से प्रत्याशी खड़ा किया जाता है कि उसके जीतने की संभावना ज्यादा हो। लेकिन उसके बाद हमने ये बात भी पढ़ी थी कि जाति का राजनीति पर उतना प्रभाव नहीं देखा जाता है जिस आधार पर ज्यादा जातिगत जनसंख्या वाले क्षेत्र से उम्मीदवार खड़ा किया जाता है। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है, कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि जरूरी नहीं कि हर एक मतदाता अपनी कास्ट वाले व्यक्ति को ही वोट दे। मतदाता अपना आर्थिक हित, अपना धार्मिक हित, अपना सामाजिक हित भी देखते हैं। ऑलराइट, और सबसे ज्यादा हर व्यक्ति आर्थिक हित देखता है कि भाई हम जो नेता चुनेंगे वो कितना विकास कार्य करेगा, हमें क्या आर्थिक लाभ होंगे, क्या हमें रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, क्या हमें हमारे गांव में स्कूल मिलेगा, क्या हमें हमारे गांव में अस्पताल मिलेगा, पीने के पानी की व्यवस्था होगी, सिंचाई व्यवस्था होगी, बिजली की व्यवस्था होगी। इन सब चीजों को मतदाता पहले देखते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो इसी के साथ आज का ये सेशन खत्म होता है। उम्मीद है सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर अभी भी कहीं भी कोई भी डाउट है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। आपके हर एक सवाल का जवाब कमेंट में पहुंचाया जाएगा। और नोटिफिकेशन
बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आप उसको तुरंत प्राप्त कर सके, क्योंकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। ऑलराइट, तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। सारी चीजें सारी जानकारी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी चीजें सारी जानकारी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।